मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज की स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 8 के बच्चे सामाजिक विज्ञान अध्याय 3 के अंतर्गत पढ़ेंगे भारत में ब्रिटिश प्रशासन का विकास। आज कक्षा 8 के बच्चे क्या पढ़ेंगे? भारत में ब्रिटिश शासन का विकास। इसका पहला भाग हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज इसका दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाने जा रहे हैं। अब पहले जैसे भारत के लोग पहले भाग में कहाँ कहाँ पर अपना आधिपत्य जमा चुके हैं, जिसमें बंगाल हुआ, बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ, अवध हुआ और कर्नाटक हुआ, यहाँ तक कि पंजाब हुआ, ईरान, इराक, यहाँ तक कि नेपाल, यानी पूर्वी और पश्चिमी और उत्तरी भाग में इन लोगों का पूरा विस्तार हो चुका था। कलकत्ता हुआ, ये सब इनका हो गया था। जब इस पार्ट में देखेंगे उनके कंपनी का प्रशासनिक व्यवस्था। पर कंपनी का प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी? कंपनी का प्रशासनिक व्यवस्था। कंपनी के प्रशासनिक व्यवस्था में आप लोग देखेंगे नागरिक सेवाएं। क्या देखेंगे? नागरिक सेवाएं। यानी नागरिक सेवाएं के अंतर्गत आप लोग ये देखेंगे कि प्रशासनिक अधिकारियों को भारत के रीति रिवाज, भारत के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जो अंग्रेजों के प्रशासनिक अधिकारी थे, वे भारत के रीति रिवाज, भाषा, सामाजिक दशा और प्रशासनिक व्यवस्था का ज्ञान होना जरूरी था। जब तक इन लोगों का ये सब ज्ञान नहीं होता, तब तक ये हमारे बीच के हमारे क्या ज़रूरतें हैं, हम लोग क्या चाहते हैं, अर्थात भारतीयों की क्या ज़रूरत थी, भारतीय क्या चाह रहे थे, उनके कार्य करने की क्षमता क्या है, उन लोगों की संगठन होने की व्यवस्था क्या है, ये सब उनको नहीं, ये सब वे लोग इसके विषय में नहीं जान पाते। तो इसलिए उन्हें भारतीय भाषाओं का जानकारी होना चाहिए था। सामाजिक दशा क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, इनका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक था। इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया? ने कंपनी के नागरिक सेवा, कंपनी में जो नागरिकों की सेवा में रत थे, उनको सेवा करने के लिए आकर्षित किया। इसके लिए उन कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के में अनेक सुधार किए। इन सुधारों में अगर देखा जाए तो उनके वेतन और भत्ते थे, उनकी वृद्धि की। वेतन और भत्ते की वृद्धि करने के बाद प्रशासनिक सुधार के लिए अधिकारियों का प्रशिक्षण भी किया। यह प्रशिक्षण 1801 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1801 ईस्वी। 1801 ईस्वी में उनका प्रशिक्षण भी किया और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। और इसके काफ़ी समय बाद सर्वप्रथम अगर देखा गया तो 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 55 नहीं, 1853 ईस्वी में एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया। अर्थात सबसे सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में एक प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभ हुई और कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 23 वर्ष की हो इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकता था। चाहे भारतीय हो या इंग्लैंड का रहने वाला हो
जिसकी उम्र 23 वर्ष की हो सकती थी, वो इस 1853 के प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो सकता था। लेकिन बाद में अगर देखा जाए तो 1863 ईस्वी में इसकी आयु 23 से घटाकर 21 कर दी गई। कब से? 1863 में, 1863 ईस्वी में इसकी यानी 23 से घटाकर क्या कर दिया गया? 21 वर्ष कर दिया गया, ये बात। और बाद में 1876 में देखा जाए बाद में 1876 में ये 21 से घटा करके इसको 19 वर्ष कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 19 वर्ष कर दिया गया। इस परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। या अंग्रेजी माध्यम होने के लिए इसमें भारतीयों को उत्तीर्ण होना अत्यधिक कठिनाई का सामना करना था, क्योंकि भारतीय भाषा हिंदी था या अपना क्षेत्रीय भाषा था। इसलिए इंग्लिश का माध्यम में परीक्षा में भारतीयों को उत्तीर्ण होना अत्यंत कठिनाई का सामना करना था। अब आता है सेना। दूसरा क्या टॉपिक? सेना। दूसरा टॉपिक है सेना। सेना में आप लोग देखेंगे, सेना में आप देखेंगे अधिकांशतः भारतीय सैनिक तथा सिपाही होते थे। कौन? भारतीय लोग अधिकतर देखा जाए सेनाओं में भर्ती होते थे, चाहे सिपाही के रूप में चाहे सैनिक के रूप में। जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों से थे, उत्तर और बिहार के राज्यों से उसमें अधिकतर सैनिक रहते थे और ये लोग कम वेतन पर ही अपना काम करने के लिए तैयार रहते थे। भारतीयों में सैनिक द्वारा प्राप्त उच्च पद जो था वे था सूबेदार का। किसका पद था? सूबेदार का। जो सैनिक का उच्च अधिकारी होता था भारतीयों में से, उसमें उसको सूबेदार कहा जाता था। भारतीय सैनिक द्वारा उच्च पद सूबेदार था और भारतीय सैनिक अपने ब्रिटिश स्वामियों के लिए क्या होते थे? स्वामी भक्त होते थे। ब्रिटिशों के लिए ये स्वामी भक्त होते थे और भारतीय सैनिकों में भेदभाव का अभाव था। अभाव नहीं, भारतीय सैनिकों में भेदभाव था। क्यों? क्योंकि इनकी भाषा भी अलग थी, दूसरी कि भारतीय थे और तीसरी एक ये इंग्लैंड लोग भारत पर शासन कर रहे थे। इसलिए भारतीय सेनाओं में भेदभाव के कारण क्या था? विद्रोह उत्पन्न हुआ। अब भेदभाव क्या था? अंग्रेज लोग भारतीयों के साथ भेदभाव का व्यवहार करते थे, उसे तुच्छ समझते थे। इसलिए भारतीय सैनिक और सिपाहियों में विद्रोह उत्पन्न हुआ, जिसका प्रमाण आप लोग मेरठ की छावनी में मंगल पांडे द्वारा 1857 में तो जानते ही हैं, जिसका कारण हुआ 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। आगे आप लोग देखिए, तीसरा टॉपिक है पुलिस। तीसरा टॉपिक क्या है? पुलिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस की एक नियमित शक्ति के रूप में संगठित किया। पुलिस को नियुक्ति की और एक नियमित संगठन के रूप में इनकी नियुक्ति की और सैनिकों के बाद पुलिस को रखा। ये उनकी नियुक्तियां अन्य नगरों में होती थी। यह इनकी नियुक्तियां जिसमें पुलिस अधीक्षक होते थे, यह नगरों के
अर्थात कोलकाता नगर में पहला पुलिस अधीक्षक बनाया गया। इसके बाद अन्य नगर और जिलों में देखा गया तो कोतवाल होते थे, लेकिन सर्वप्रथम अगर पुलिस अधीक्षक को रखा गया तो कहाँ, कलकत्ता नगर में रखा गया। बाकी जगह कोतवाल ही उसको देखते थे। बाद में देखा गया, बाद में इनके नियंत्रण को और बढ़ा दिया गया और ये भी देखा गया कि हर नगरों में एक एक पुलिस अधीक्षक को नियुक्ति की गई और जिलों में जो पुलिस अधीक्षक होते थे उनकी व्यवस्था गांव और नगरों तथा जिलों में थी। गांवों की देखभाल या नगरों की व्यवस्था का देखभाल चौकीदार किया करते थे, उनके व्यवस्था चौकीदार को दिया गया। ये निम्न पद थे, चौकीदार का सबसे छोटा पद था और इनको वेतन जो है कम हिसाब से देखा जाए तो कम ही मिलता था। पुलिस विभाग का उच्च पद अंग्रेज के लिए सुरक्षित थे। जो ऊंचे पद थे पुलिस विभाग में वो अंग्रेज ही उसमें भर्ती होते थे, भारतीयों के लिए उसमें भर्ती होने का अधिकार नहीं था। इस तरह देखा जाए तो उनमें राष्ट्रीय भावना, भारतीयों में तो भारत के प्रति राष्ट्रीय भावना से प्रेरित है, इसलिए इनको उच्च पद नहीं प्रदान किए जाते थे। इसलिए पुलिस विभाग में भी विद्रोह उत्पन्न हुआ और एक दूसरे से भेदभाव रखते थे। अब आपका अगला टॉपिक है न्यायिक संगठन। क्या है न्यायिक संगठन? न्यायिक संगठन अर्थात न्याय दिलाने, जैसे हिंदुओं को न्याय दिलाने का एक संगठन बनाया गया जिसे न्यायिक संगठन कहते हैं। हिंदुओं के मामले किस आधार पर रखे गए? शास्त्र के आधार पर, तथा मुसलमानों के मामले को शरीयत के आधार पर रखा गया। क्या है? हिंदुओं के मामले को शास्त्र के आधार पर और मुसलमानों को शरीयत के आधार पर। कैसे रखा गया? यानी इनके मामले को शरीयत के आधार पर, न्याय के आधार को माना गया। वारेन हेस्टिंग्स ने प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की या अदालत की स्थापना की और उसके बाद न्यायालय, सदर, दीवानी और अन्य हिसाब से उसमें और बढ़ोतरी की गई और उनके लिए देखा गया तो हिंदू या मुसलमान के लिए अलग कानून बनाए गए जबकि अंग्रेजों के लिए अलग कानून बनाए गए। सर्वप्रथम अगर देखा गया तो कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, क्योंकि कलकत्ता है उनका हेडक्वार्टर था। इसलिए न्यायिक मामले में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में बनाया गया। अन्य राज्यों में एक उच्च न्यायालय बनाया गया। एक बात और आपको बता दें, सन 1793 ईस्वी में भारतीयों को स्वीकार करने योग्य एक प्रादुर्भाव रूपी संघ को अस्तित्व में लाया गया, जो नई संहिता के रूप में बंगाल में रेगुलेशन 1793 कहा गया। इस प्रकार भारत के में प्रथम बार लिखित कानून प्रारंभ हुआ, किंतु भारतीय कानून प्रणाली की पूर्ण संहिता लॉर्ड मैकाले के जीवन काल में, यानी लॉर्ड मैकाले के अधीनस्थ भारतीय कानून आयोग द्वारा 1833 ईस्वी में, कब? 1833 ईस्वी में एक लिखित कानून बनाया गया, एक संहिता बनाई गई। इसके समय बनाया गया लॉर्ड मैकाले के समय में, और
और इसे इस संहिता में का नाम रखा गया प्रिंसिपल प्रोसीडेड बोर्ड और दूसरा कोड ऑफ कैनिमिनल प्रोसीजर और जिसे कहा गया। अब आगे देखें, सन 1865 ईस्वी में सदर दीवानी तथा सदर नियाजत अदालतें को समाप्त कर दिया गया। कब? 1865 में। जो दीवानी थे, जो सदर दीवानी तथा सदर नियाजत अदालतें थी, इसको समाप्त करके के कलकत्ता में और चेन्नई में और मुंबई में, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वप्रथम तो पहले कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन बाद में फिर एक उच्च न्यायालय कलकत्ता में, एक उच्च न्यायालय चेन्नई अर्थात मद्रास में, एक उच्च न्यायालय मुंबई में की गई। अब आता है ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था के प्रमुख तत्व। ब्रिटिश न्यायिक संगठन के प्रमुख तत्व। ब्रिटिश न्यायिक संगठन के प्रमुख तत्व, संगठन या व्यवस्था बातें कही हैं। कौन कैसे बनाए गए? तो पहला था कि प्रशासनिक कानूनों या प्रचलित कानूनों का स्थान व्यवस्थित करके कानूनों में सम्मिलित कर दिया गया। जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं स्थानीय थी उनको क्या किया गया? व्यवस्थित करके कानून के रूप में मान लिया गया, पहला। दूसरा क्या था? कानून बनाने के साथ साथ ही न्यायिक तर्क की स्थापना की गई। एक तर्क बनाया गया, उस तर्क के हिसाब से न्याय दिया जाता था। तीसरा क्या था? मुआवजे की अधिकृत रूप में, मुआवजे को अधिकृत रूप में महंगा कर दिया गया। अगर जिसमें जिसे दंडित किया जाता था, जिसे दंड दिया जाता था, उसको मुआवजा के रूप में आर्थिक दंड स्वरूप उसे अधिक बढ़ा दिया गया, आर्थिक दंड को अधिक बढ़ा दिया गया। चौथा क्या था? न्याय व्यवस्था में कानूनी व्यवस्था की बात कही गई थी, लेकिन यूरोपीय लोगों के लिए अलग से मुकदमों की सुनवाई ब्रिटिश न्यायाधीशों द्वारा की जाती थी, जबकि ये बताया जा रहा था कि न्याय की व्यवस्था चाहे ब्रिटिश के लोग हों चाहे भारतीयों के लोग हों, सबके लिए बराबर है। लेकिन भारतीयों के लिए यहीं पे सुनवाई होती थी, लेकिन ब्रिटिशों के लिए अलग से उच्च न्यायालय में सुनवाई की जाती थी, वो भी ब्रिटिश न्यायाधीशों द्वारा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये दूसरा पार्ट भारत में ब्रिटिश शासन का विकास समाप्त होता है। आप लोग इस अध्याय के अंतर्गत नागरिक सेवाएं के अंतर्गत आप लोग सेना के विषय में जाने थे, सेना कैसी होती है, पुलिस क्या होता है, और न्यायालय व्यवस्था देखे हैं, न्यायिक संगठन देखे हैं, और न्यायिक संगठनों के प्रमुख तत्वों के विषय में जान चुके हैं। हम आशा यही करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अब अगले पार्ट का वीडियो अगले दिन बनाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।